आइए हम अति महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समूचे देश में मनाई गई। उनका स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसी तरह विश्व का इतिहास और भूगोल बदलने वाली स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भी उनका स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। अब कल देव प्रबोधनी एकादशी है और 2 तारीख को भी देव प्रबोधनी एकादशी मनाई जाएगी, जिसे हम छोटी दीपावली के रूप में कहते हैं। और कल से ही शहनाइयों की गूंज शुरू हो जाएगी। बाजार में रौनक छाई हुई है, सब कुछ हो रहा। अब यहाँ पर आइए कि जो तिथि मतांतर है, जिसके कारण अनेक समस्याएं खड़ी होती है, इसके समाधान के लिए काशी में एक विद्वज्जनों की बैठक होगी और उसमें तिथि निर्धारण के बारे में विचार विमर्श होगा और कुछ और निर्णय लिया जाएगा। अब आइए यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी करें। बिहार चुनाव के बारे में जितने भी अभी तक के एग्जिट पोल आए हैं, एक को छोड़कर सब में महापरिवर्तन की लहर नजर आ रही है और सबसे सटीक ओपिनियन पोल योगेंद्र यादव का लग रहा है। ठीक है, ये तो सब हो ही गया। ओपिनियन पोल में जो भी बताया जा रहा है ना, उसका परिणाम तो 14 नवंबर को आएगा, किंतु इसके पूर्व एक बात भी हमेशा ध्यान रख लेना चाहिए कि अब समस्त विपक्षी दलों को भी ईवीएम पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। हमारा तो यह कहना है कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर तक की जांच होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम खेला भी होता ही है और जो एग्जिट पोल के लिए जो भविष्यवाणी की जाती है ना, वो भी बदल जाती है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता के। मामला बड़ा विचित्र है और एग्जिट पोल के हिसाब से तो अब ऐसा लग रहा है कि एनडीए ना 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, ऐसा लग रहा है। बागे ईवीएम खेला हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। चलिए ये भी बात छोड़िए। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आई है, जो तथ्य 3 साल तक जनता के सामने छुपाया गया। अंतर्राष्ट्रीय एयरबेस बनाने का है। तजाकिस्तान में भारत ने भी एयरबेस बनाया था। 500 करोड़ रुपया उस पर व्यय हुआ। हवाई पट्टी भी बड़ी विस्तारित की गई, सब कुछ हुआ, किंतु चीन और रूस के आपसी समझौते के कारण भारत को वह एयरबेस त्यागना पड़ा। वहाँ पर भारतीय सैनिक भी थे, सुखोई विमान भी तैनात थे और उसके विकास के पर 500 करोड़ रुपया व्यय हुआ, किंतु अब उसे त्याग छोड़ना पड़ा। सुखोई और सारे सैनिक वापस आ गए। तो ये एक कड़वा सच था जिसे जनता को बताना चाहिए था, किंतु वो 3 साल तक छुपाए रखा। अब उसका मामला पूरा उजागर हो चुका है। अब यहाँ पर आइए, भाजपा में बड़ा विद्रोह हो रहा है। भाजपा से लोग दूर हट रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे नेता त्यागपत्र दे रहे हैं। ये अब क्या जाने क्यों हो रहा है, ये तो मोदी सरकार ही बता सकती है। और आपको अब एक बात और बता दूं, अब संघ ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संघ की पसंद का ही होगा। इस गुजराती गैंग की पसंद का कोई भी व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। इस आधार पर अब संजय जोशी ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस गुजराती गैंग का सारा खेल समाप्त हो गया। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ये मोदी जी जो सफ़ेद झूठ है, इवेंट है, ये सब नाकाम होते जा रहे हैं। ये खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अब तो जनता है ना, इनकी सभाओं से भी उबने लगी है, इनके भाषणों से भी उबने लगी है। ये हमेशा पूर्वाग्रही भाषण ही देते हैं।
जन समस्याओं पर तो कुछ बोलते ही नहीं है। और न जाने कहाँ कहाँ के इवेंट, कहाँ कहाँ की बातें करते रहते हैं। अभी आज इन्होंने बिहार में कहा कि जंगल राज। अरे जंगल राज कहाँ, 20 साल से तो आप राज कर रहे हो, तो ये आपका ही जंगल राज है ना। क्या हुआ, आज अनंत सिंह और उसके 3 साथियों ने लालू के खास समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब अनंत सिंह और उसके 3 साथियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई, हत्या का मामला दर्ज हो गया। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा कह नहीं सकते। अब अनंत सिंह तो बाहुबली है, तो उन बाहुबलियों को आपने महत्व क्यों दिया, बाहुबलियों को आपने टिकट क्यों दिए, ये भी एक सोचने का प्रश्न है। खैर अब जो भी हो, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अनंत सिंह का नामांकन रद्द होगा। ये फैसला, निर्णय चुनाव आयोग को करना है। और यदि चुनाव आयोग ने निर्णय किया ना, तो ये निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी बेचारी कितनी क्या करे, उस पर तो कितना दबाव रहता है। मामला तो बड़ा विचित्र ही लग रहा है। अब भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, जनता के सामने उजागर हो गया। उसका दोहरा दोगला चरित्र, ये सिर्फ इवेंट बाजी, सफ़ेद काली झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। चलिए ये भी एक बात समस्या हो गई, अब जनता सब समझ चुकी है। अब ये जो तूफान मेंथा का प्रभाव हालांकि कमज़ोर तो पड़ गया है अब, परंतु अब वो उसका कहर तेलंगाना में जारी हो गया। ये जो तूफान आ रहा है, चक्रवर्ती तूफान का भी असर हमारे यहाँ पर लग रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हमने जो प्रकृति को दिया है, प्रकृति हमें वही वापस कर रही है। अब आइए, कल मध्य प्रदेश का स्थापना पर्व मनेगा, बड़े नाटक होंगे, क्या क्या होगा, सब बयानवीर है ना। हर बयानवीर अपने आप को प्रादेशिक नेता, राष्ट्रीय नेता घोषित करने का करेगा। खैर जो भी है, मध्य प्रदेश की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। अब मध्य प्रदेश देश में कांड प्रदेश और कमीशन प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं है। अब यह भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब देखते हैं क्या होता है आगे का, क्या नहीं होगा। मामला तो कुछ भी है, जो भी है सब चल ही रहा। अब ये बिहार में जो मोदी, अमित शाह, नड्डा, इनकी सबकी जो बेइज्जती हो रही है ना, वह भी बड़ी विचित्र है। यदि इनमें किसी भी प्रकार की तनिक भी शर्म होती ना, तो ये अपने पद से ही त्याग पत्र देते, किंतु ऐसा कर नहीं रहे और ना वो करेंगे, क्योंकि सत्ता स्वार्थ इतना गहरा छाया हुआ है कि वे सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते। वे भारत को और देश की जनता को अपना गुलाम बनाना और बंधुआ मजदूर रखना चाहते। अब ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है ना सोशल मीडिया पर, हम सारे बड़े विचित्र समाचार देख रहे हैं और ये समाचार अति रोचक हैं, अति घातक भी हैं। अब देश की 147 करोड़ जनता को भी अब सोचना पड़ेगा कि हम आखिरकार देश में चाहते क्या हैं। एक अलीगढ़ की घटना हुई कि किस प्रकार के यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का षड्यंत्र रचा जाता है। अलीगढ़ के एक मंदिर में कुछ लोगों ने लिख दिया कि आई लव मोहब्बत, आई लव मोहब्बत, पूरे मंदिर में सारा लिख दिया। हंगामा मच गया, खड़ा हो गया कि अरे देखिए ये मुसलमानों ने ये कर दिया, वो कर दिया। बड़ा हंगामा बवाल भी मचा। पुलिस ने जांच की ना, तो 4 लोगों को पकड़ा और ये 4 ही लोग कोई मुस्लिम नहीं थे। ये सारा कुकृत्य करने वाले सारे के सारे हिंदू युवक थे जिन्होंने नाटक किया। ये क्या देश में हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिर का क्या हो रहा है। और अब जो ये मनुवादी विचारधारा है ना, और उसके सिद्धांत जो थोपे जा रहे हैं, वो भी अब जनता को रास नहीं आ रहे हैं। मनुवादी सिद्धांत और सिद्धांत है ना, उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। हमारे यहाँ पर संविधान के साथ गद्दारी हो रही है, हम कानून के साथ गद्दारी हो रही है, सनातन धर्म के साथ गद्दारी हो रही है, तिरंगे के साथ गद्दारी हो रही है, देश की जनता के साथ गद्दारी हो रही है। ये भी अशोभनीय बात है, ये सहन योग्य नहीं है। अब देश में कट्टर राष्ट्रवाद की जरूरत है, कट्टर सनातन धर्म की जरूरत है।
कट्टर सामाजिकता की जरूरत है, कट्टर मानवीय मूल्यों के समर्थक होने की जरूरत है, कट्टरता से सत्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। किंतु देश में ऐसा माहौल कहीं नहीं नजर आ रहा। यहाँ तो धर्म के जो चिंटू है ना, ये न जाने क्या क्या नाटक कर रहे हैं पूरा। और हमारे देश में 3 तत्वों का आतंक है। राजनीति, धर्म और धन के पंडों और गुंडों ने इस देश को तबाह कर रखा है। उन पर भी अब नियंत्रण की जरूरत है। अब देखते हैं कौन नियंत्रण करेगा, कैसा नियंत्रण होगा, ये तो अब वक्त आने पर ही बताएगा। अब यहाँ पर अभी सीबीआई का मामला चल रहा है। जो तिरुपति में सीबीआई सूर्यकांत जी बनने वाले हैं, उनके खिलाफ कितने कितने आरोप लग गए, ये हो गया। तो क्या एक जिन पर इतने आरोप लगे हैं वो व्यक्ति क्या भारत के न्याय मंदिर का चीफ बन के बैठेगा? क्या न्याय का पुजारी बन के बैठेगा? ये भी मामला बड़ा विचित्र है। अब तो कॉलेजियम को भी सोचना है और सरकार को भी सोचना है। तो अब इसका आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या? तो इसका भी है समाधान, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समाधान हो सकता है। जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जो निष्पक्षता से निर्णय देते हैं, सामाजिकता के भी ध्यान देते हैं और अच्छे अच्छे निर्णय देते हैं, उनमें से किसी एक को सीबीआई बना दिया जाए। सूर्यकांत जी नहीं बनते हैं, ठीक है, आरोप है, आरोप जिन पे आरोप लगे हैं वो सीबीआई की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो अब इसके लिए यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार कौन? और अभी तक हमारे न्याय मंदिर में है ना, कोई महिला सीबीआई नहीं बनी है। तो इसके लिए एक महिला सीबीआई का नाम भी सामने आता है, नागरत्ना जी का। उनके निर्णय बड़े अच्छे आते हैं, सामाजिकता भी रहती है, नैतिकता भी रहती है और निष्पक्षता और पारदर्शिता भी रहती है। तो क्यों ना उन्हें ही भारत का 13वां सीबीआई बना दिया जाए। नागरत्ना जी बहुत अच्छी वो है, परंतु उनका कार्यकाल सिर्फ 40 दिन का ही रहेगा। तो यहाँ पर कॉलेजियम और सरकार को एक बात करना चाहिए कि यहाँ पर 2 विकल्प हैं कि या तो सीबीआई गवाई जी का कार्यकाल 1 साल या 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाए, और यदि सरकार, हम जानते हैं सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो नागरत्ना जी को, जो कि एक महिला न्यायाधीश हैं, महिला न्यायमूर्ति हैं, उन्हें देश का 13वां सीबीआई मनोनीत कर दिया जाए। किंतु मनोनीत करने के साथ ही साथ जो उनका जो कार्यकाल 40 दिन का है ना, वो 40 दिन का नहीं, वो कार्यकाल 1 से 2 साल का किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। एक न्यायपालिका में भी है ना, स्थायित्व तो चाहते हैं ना, वहाँ पर ये बार बार सीबीआई बदलने की प्रथा भी अच्छी नहीं है। ठीक है, जो भी होगा अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। जो हम तो सीधी सच्ची बात कह देते हैं, बिना भूमिका के हर बात प्रस्तुत कर देते हैं। अब आपको कैसी लगी हमारे आज के इस एपिसोड में हमने जो बातें कही है, हमने जो सुझाव दिया है, वो आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।